तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वैसी वोट कास्ट करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर आते हुए। वोट कास्ट कर चुके हैं। न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है, आपने वोट कास्ट नहीं किया तो घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। यही मौका है प्रदेश की सरकार में अपनी जिम्मेदारी को निभाने का, ताकि अगले 5 साल आप अपने नेता से जवाबदारी सुनिश्चित करवा सकें। बिल्कुल, तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ अपील भी तमाम लोगों से कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। आराम से वोट डालो, क्या काम कर रहे हो तुम? नहीं है मीडिया के सर, वोट डाल दिया आपने? एक मिनट आराम से। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा 1 घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। सर, हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है। वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकलकर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी। और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग ये समझेंगे नहीं भाई, शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए, मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो,
पुरुष हो मर्द हो, इन सब को वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए। और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए। और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है। तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना और वो कह रहे थे अपने काहेली को छोड़िए। काहेली मतलब ये है कि आप तमाम चीज़ों को त्यागिए, अपने अभी सुख वैभव, यूँ कहें कि आपकी सुबह ज़रूर हो रही है लेकिन सुबह आज आपकी कुछ अलग होनी चाहिए, वोटिंग के साथ होनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं। तेलंगाना में 119 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदान केंद्र भी लोग पहुंच रहे हैं। 3 करोड़ 26 लाख मतदाता कर रहे हैं वोटिंग। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। आपको बता दें कि इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीआरएस पिछले 10 सालों से राज्य में सत्ता पर काबिज है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये 4 तस्वीरें बेहद दिलचस्प। के कविता के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, प्रखर वक्ता हैं, वोट कास्ट करती हुई। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी को। अल्लू अर्जुन बेहतरीन अभिनेता हैं, यूथ आइकॉन हैं। और साउथ में जब आप अभिनेता की बात करते हैं तो भगवान से तुलना होती है। जूनियर एनटीआर। देखिए, तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और संख्या लगातार बढ़ेगी भी। और यकीनन आप देखिए जिस तरीके से तेलंगाना में इस वक्त मतदान हो रहा है, क्या यहाँ पर बयार किसी अलग दिशा में जाएगी। देखिए, और ये अपील भी हम लगातार कर रहे हैं और लगातार आपसे बोल भी रहे हैं। आप समझिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है, महापर्व है। आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिए। आपका मुस्तकबिल 5 साल के लिए ईवीएम में कैद हो जाएगा और ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका एक वोट बेहद कीमती होता है। एक वोट से आप सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है, क्योंकि आपका एक वोट बनता है तो सरकार बनती है, गिरता है तो देखिए। तो तमाम दिग्गजों ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। आह्वान हुआ है कि मतदान कीजिए क्योंकि ये 5 साल का महापर्व है। सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को लिख कर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है, आपका मन के विचार के आधार पर वोट डालिए। एक अच्छे सरकार लाने के लिए सभी लोगों का जिम्मेदारी है। आप बाहर आकर जरूरत नहीं है क्योंकि दे आर इररिलेवेंट, दे आर एक्स्ट्रा प्लेयर्स ऑफ बीआरएस। आपको तो पता है सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स को चुनने के बाद 3-4 प्लेयर्स को एक्स्ट्रा लेके मैदान के बाहर बिठाते हैं। तो तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इज प्लेइंग एक्स्ट्रा प्लेयर रोल। तो उन लोगों को यहाँ पर कोई बात चर्चा में अगर इतना हम चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग जनता भी आपको 3 तारीख दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो बीआरएस से गठबंधन करेंगे सरकार बनाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा काम नहीं होता है। साफ साफ राहुल जी ने दिखाया 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। कांग्रेस सरकार में जनता का जो उम्मीद था, जो शहीद होकर तेलंगाना हासिल किए, शहीदों का आशय हम आगे लेकर जाएंगे। तेलंगाना डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक तरीका से हम लेकर जाएंगे। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन रेड्डी साहब, if your claim turns to be true, are we talking to the future CM of Telangana? 85 MLAs are there. Everyone is capable for a chief minister post. There is a process. आपको पता है क्रिकेट टीम में पहले सिलेक्शन कमेटी टीम को चुनते हैं, उसके बाद उसमें से एक कैप्टन बनाते हैं। So it is very similar.
एमएलए चुनने के बाद एमएलए को बिठा के बात कर लेके सिलेक्शन कमेटी तय करेंगे। तो बाहर कोई भी ऑडियंस सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, कैप्टन का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए चुनाव होने के बाद ये पूरा हो जाएंगे। आपको क्रिकेट समझ में आ गए तो इसके बीसीसीआई, इसमें बीसीसीआई का भी रोल रहता है, आपको तो पता है ना। तो हाँ, नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं पार्टी का कैप्टन हूँ। एमएलए बनने के बाद सीएलपी बनेंगे। सीएलपी बनने के बाद आप जो चर्चा कर रहे हैं, जब वो काम शुरू होने वाला है, तो इसीलिए इतना जल्दी जज्बाती कोई जल्दी नहीं है। आगे हर चीज़ आपको दिखाएंगे, आपको साथ में लेकर चलेंगे। दिसंबर 9 को 10:30 एलबी स्टेडियम, आप लोग भी हाजिर होना है। वहीं से लाइव टेलीकास्ट करो, शाम को चाय पीने के लिए हम सब मिलेंगे। धन्यवाद। लगातार चुनाव और किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी साफ तौर पे कहा कि हम इस वक्त मैदान में हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद लगातार हैं। रत्नेश मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से, आर.के. मिश्रा बीजेपी से प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रुद्र प्रताप जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी। सर, सवाल है सिरसिला सीट को लेकर के, क्योंकि केसीआर के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा है वो केटीआर का है। केटीआर के सामने बीजेपी और कांग्रेस कितनी सशक्त नजर आती है? देखिए, वहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है, हमेशा से कहा जा रहा है कि टीएसआर और कांग्रेस का है, लेकिन इस पूरे मुकाबले को जो इंटरेस्टिंग बनाती है वो बीजेपी बनाती है। रुद्रमा रेड्डी। और बीजेपी के आने के बाद, और आप सबको पता है कि पिछले एक दशकों में आप देखेंगे कि बीजेपी जब चुनाव में आती है तो चुनाव को रोचक बना देती है और अंतिम क्षण तक वो चुनाव में रहती है। ऐसा नहीं अभी जैसे इस तेलंगाना चुनाव को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी करे, लेकिन चुनाव में क्या हो सकता है अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से बीजेपी तेलंगाना में आई है वो अपनी चीजों को धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो हम ये मान सकते हैं रुद्र प्रताप जी कि तेलंगाना में बीजेपी ने एक बड़ी चाल भी चली और यूं कहें कि एक वादे ने चुनावी समीकरण को ही बदल दिया। 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना, वो एक बड़ा वादा। देखिए, बीजेपी किसी भी मुद्दे को बड़े लेवल पर ले जाना चाहती है। तेलंगाना का जो ये उसका 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा तेलंगाना तक नहीं सीमित रहेगा। तेलंगाना चुनाव से उस मुद्दे को उठा करके वो पूरे देश को मैसेज देगी और वो पूरे देश में उसके लिए काम करेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, बीजेपी की जो रणनीति होती है वो लंबे समय के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण में बीजेपी धीरे धीरे एंट्री जो करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए तेलंगाना एक प्रयोग है। आप देखेंगे कि उसने विधानसभा में एंट्री करी, उसके बाद उसने लोकसभा की 4 सीटें वहां से जीत ली। फिर आपने देखा है लोकल इलेक्शन में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब वो इस विधानसभा में जितने अच्छे तरीके से उठ करके आएगी, उसको उसका सबसे बेहतरीन फायदा जो होगा वो आपको 24 के लोकसभा में होने वाला है। और सर, अभी भी यहाँ पर आप प्रयोग का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रयोग में एम फैक्टर की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है, जिसको लेकर के तरह तरह के बयान भी हर दल की तरफ से समय समय पर सामने आते रहे हैं? प्लीज उसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। बिल्कुल उसकी भूमिका रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अभी के देश में राजनीति हो रही है जातिगत समीकरण के आधार पर या धर्म के आधार पर, आपने देखा होगा कि जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात करी थी, लेकिन वही जब आप इधर के चुनाव आए तो वो बीजेपी को फायदा देते नजर आते हैं। तो इसी तरीके से जब वो 4% आरक्षण की जो वहां पर बात हो रही है, उसका बीजेपी को वहां बहुत ज्यादा फायदा हो या ना हो, लेकिन जब वो पूरे भारत में जब और खास करके जब फायदा देखते हैं जब उत्तर भारत में आएंगे वोट। और आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर आदित्यनाथ बहुत मुखर होकर के बोलते नजर आ रहे थे वहां पर। तो वो फैक्टर जब आएगा वो आपको उत्तर भारत में दिखने लगेगा। रत्नेश जी, आप तक आ रहे हैं, आप पे पहुंचते हैं। क्या लगता है आपके, क्या बीजेपी दूरदर्शी है? तेलंगाना आए ना आए वो तो समझ से परे दिख रहा है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर 2019 में जिस तरीके से उसका वोट प्रतिशत बढ़ा, इसी से आशान्वित भी है, क्योंकि यदि हम लोकल चुनाव का जिक्र भी रुद्र प्रताप जी ने किया, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। देखिए, रुद्र प्रताप जी की एक बात से तो भैया मैं बिल्कुल वो हूँ कि बीजेपी रोचक करती है। आपने कोई नाटक देखा है? नाटक में मस्करा और जोकर जब एंट्री करता है तो स्थितियाँ रोचक हो जाती हैं। वही वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के। रुद्र प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मस्करा और जोकर का जिक्र उन्होंने यहाँ पर कर दिया। दूसरी बात, मैं बार बार मुस्लिम आरक्षण पे जो रुद्र प्रताप जी कह रहे थे और अभी आप भी पूछ रहे हैं, देखिए मुस्लिम आरक्षण को आपको कई नज़रिए से देखना है।
मैं चूंकि संविधान का छात्र हूं तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी, मैं फिर कहूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी केवल किसी एक कैटेगरी के तहत आरक्षण नहीं पाती। अब जैसे मुस्लिम में मान लीजिए जो खान और पठान है वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब जनरल कैटेगरी का वो वर्ग जो किसी भी उसमें इकोनॉमिक रूप से वीकर सेक्शन जो है वो ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन पाता है। तो बहुत सारे खान और पठान जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन लेते हैं। अब आ जाते हैं अंसारी और उसके बाद जो जुलाहा होते हैं, ये सब ओबीसी के तहत आरक्षण लेते हैं। तो जब आप ये बात कहते हैं तो आप केवल कहिए मत, आप उसके संवैधानिक कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उस पर भी बात करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहने के बाद फंस जाती है, क्योंकि फिर उसे केवल एक बार एक नहीं, फिर उसको ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को भी रिवाइज करना पड़ेगा और ओबीसी के रिजर्वेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये लेट मी प्लीज, मुझे 2 मिनट तो दे दीजिए। तो ये जो बार बार झूठ बोल रही है भाजपा ना, उस झूठ को बेनकाब करने की आवश्यकता है। आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश या भैया उत्तर भारत के राज्यों से मैं भी आता हूं, उत्तर प्रदेश से। मैं तो डंके की चोट पे लोगों को बताऊंगा कि भैया तुमको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि आधे से ज्यादा मुस्लिम तो ओबीसी में आरक्षण पाते हैं और जो अपर कास्ट वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाते हैं। तो ये इस आरक्षण के मुद्दे को उठा कर ये ला कहां रहे हैं? मुस्लिमों को डायरेक्टली रिजर्वेशन की बात, उनको डायरेक्टली रिजर्वेशन मिला वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो भैया उसको खत्म करेंगे क्या? इसका मतलब है कि ईडब्ल्यूएस को 2019 में जो इन्होंने 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उनके ऊपर पॉलिटिकल मजबूरी बनी, उसमें जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी को, उस पे भी ये छीन रहे हैं। और उसमें भी ना तो उन्होंने हमें एज लिमिट में छूट दी, ना हमें फीस में छूट दी, ना हमें अन्य प्रकार का कोई एक 10% का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। तो इस पर भी झूठ बोलेंगे तो कितना बोलेंगे भैया? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भैया इनके सिगुफे में मत आइएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। आर.के. मिश्रा जी देख रहे हैं रत्नेश जी का जाति पुराण, बीजेपी का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कांग्रेस ने, अब क्या कीजिएगा? देखिए पूजा जी, आप पर रत्नेश जी की बात सुन रहा था जो कह रहे थे, तो एक चीज बताइए, आज कांग्रेस जितनी देर केंद्र में रही, अन्य प्रदेश ये सारा आधार ही का तैयार किया हुआ, हमको संशोधित कर रहे हैं, ये आधार तैयार किया हुआ। एक चीज बताइए, 27% आरक्षण, मैं अभी फिर 27% क्या बताइए, क्या 27% हर एक जाति को मिल रहा है या नहीं है? ये पहली बात है। दूसरी बात है तो अल्पसंख्यक बात कर रहे हैं, ये 70 कमेटी रिपोर्ट हो या मैं कह रहा हूँ एक जब अपने सत्ता में थे समय में क्यों ना लाते। दूसरी बात, तीसरी बात ये कह रहा है क्योंकि ये जुमलेबाज, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो उठा और उठा करके देखिए कि उन्होंने हर एक मैनिफेस्टो पर है कितने प्रतिशत उन्होंने काम किया, चाहे वो राज्य या अन्य प्रदेश। मुझे लगता है मैनिफेस्टो के अंदर में किस तरह से ये कह रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। दीपिका जी प्लीज, मेरा काउंटर है आर.के. मिश्रा जी पे। रत्नेश जी अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप रुकिए जरा, जब तक आर.के. मिश्रा जी की आवाज को दुरुस्त कर लिया जाएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, चर्चा आगे जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।